Hello students, welcome back to our channel Cuckoo Classes। आज हम क्लास 10 हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में हम समझेंगे नेशनलिज्म क्या होता है, यूरोप में नेशन स्टेट का राइज कैसे हुआ और कैसे डिफरेंट कंट्रीज यूनाइटेड हुई। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पार्ट 1, फ्रेडरिक सोरियूज ड्रीम 1848। 1848 में एक फ्रेंच आर्टिस्ट था फ्रेडरिक सोरियू। उसने 4 प्रिंट्स बनाए थे जिसमें उसने एक ड्रीम वर्ल्ड इमेजिन किया था, एक ऐसी दुनिया जहां सब कंट्रीज डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स हो। द फर्स्ट प्रिंट एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट प्रिंट में यूरोप और अमेरिका के लोग एक प्रोसेशन में मार्च कर रहे हैं। मेन, वुमेन, रिच, पुअर सब एक साथ चल रहे हैं। वो लोग एक स्टैचू को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम लिबर्टी को एक फीमेल फिगर के फॉर्म में दिखाया जाता था। सिंबल्स इन द प्रिंट। स्टैचू के हाथ में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 1, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, मतलब नॉलेज और फ्रीडम का सिंबल। 2, चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी का सिंबल। ब्रोकन सिंबल्स। इमेज के फोरग्राउंड में कुछ ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को। एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट क्या होता है? ऐसी गवर्नमेंट जहां रूलर के पास अनलिमिटेड पावर होती है, यानी किंग जो चाहे वो करे। नेशंस एंड फ्लैग्स। सोरियो ने डिफरेंट नेशंस को अलग अलग फ्लैग्स और कॉस्ट्यूम्स के थ्रू शो किया। सबसे आगे यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, ये दोनों ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर फ्लैग के साथ दिख रहा है। उसके बाद जर्मनी के लोग ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग लेकर चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस टाइम जर्मनी एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। बहुत सारे जर्मन स्पीकिंग स्टेट्स थे जो यूनाइट होना चाहते थे। सिंबल ऑफ फ्रेटर्निटी। स्काई में क्रिस्ट, सेंट्स और एंजल्स दिखाए गए हैं। यह सिंबल है फ्रेटर्निटी यानी ब्रदरहुड अमंग नेशंस। पार्ट 2, मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। 19th सेंचुरी में यूरोप में नेशनलिज्म एक पावरफुल फोर्स बन गया। नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने नेशन के प्रति स्ट्रॉन्ग लव और यूनिटी का फीलिंग। नेशन स्टेट। अर्लियर यूरोप में लार्ज डायनास्टिक एम्पायर्स थे, लेकिन धीरे धीरे नेशन स्टेट्स डेवलप होने लगे। नेशन स्टेट क्या होता है? एक ऐसा स्टेट जहां लोग कॉमन आइडेंटिटी फील करते हैं, कॉमन हिस्ट्री होती है और यूनिटी का फीलिंग होता है। हाउ नेशनलिज्म डेवलप्ड। ये फीलिंग नेचुरली नहीं आई थी, इसके लिए स्ट्रगल्स हुए, रेवोल्यूशंस हुई, लीडर्स और कॉमन पीपल ने मूवमेंट्स चलाए। पार्ट 3, अर्नस्ट रेनान्स आइडिया ऑफ नेशन। अब हम बात करते हैं फेमस फ्रेंच फिलोसोफर अर्नस्ट रेनान की। व्हाट डिड रेनान से? 1882 में रेनान ने एक लेक्चर दिया, व्हाट इज अ नेशन। उन्होंने कहा नेशन सिर्फ लैंग्वेज, रिलीजन, रेस या टेरिटोरी से नहीं बनता। रियल मीनिंग ऑफ नेशन। अकॉर्डिंग टू रेनान, A nation is built through shared history, sacrifices, common struggles और future के common goals. Daily plebiscite. रेनान ने कहा, A nation is a daily plebiscite. Plebiscite क्या होता है? Direct voting by people. यानी nation तभी strong होता है जब लोग रोज उस unity को support करें. Important terms. Absolutist government with unlimited ruler power. Utopian ideal society का dream जो reality में मुश्किल हो. Nation state, country with shared identity and unity. Plebiscite, direct vote by people. Short summary. तो students, आज हमने सीखा फ्रेडरिक सोरियू का ड्रीम, नेशनलिज्म का राइज, नेशन स्टेट का मीनिंग, अर्नस्ट रेनान्स आइडिया ऑफ नेशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो कुकू क्लासेस को, बेल आइकॉन प्रेस करो और कमेंट्स में बताओ नेशनलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट क्या था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई और कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे यूरोप को बदल दिया। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिकॉज ये टॉपिक बोर्ड्स और कंपेटिटिव एग्जाम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1, फ्रांस बिफोर 1789। 1789 से पहले फ्रांस में एक एब्सोल्यूट मोनार्की थी, यानी पूरा पावर किंग के पास था। उस टाइम फ्रांस पर रूल कर रहे थे किंग लुई 16।
कॉमन पीपल को हेवी टैक्सेस देने पड़ते थे, लेकिन नोबिलिटी और क्लर्जी को स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे। पीपल के पास राइट्स नहीं थे। इसी इनइक्वालिटी और इनजस्टिस ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया। स्टार्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन नहीं था, ये एक सोशल और नेशनल मूवमेंट भी था। सबसे इंपॉर्टेंट चेंज क्या हुआ? सॉवरेंटी मॉनर्की से हटकर सिटीजन्स के पास चली गई। अब नेशन का फ्यूचर किंग डिसाइड नहीं करेगा, बल्कि पीपल ऑफ फ्रांस डिसाइड करेंगे। पार्ट 3, आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने 2 इंपॉर्टेंट आइडियाज दिए। एक, ला पात्री द फादरलैंड, यानी देश हमारी मातृभूमि यानी फादरलैंड है। 2, ले सिटोयन द सिटीजन, यानी हर सिटीजन इक्वल है और सबके राइट सेम है। पहली बार लोगों को फील हुआ कि वो एक यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। पार्ट 4, सिंबल्स ऑफ नेशनलिज्म। फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई सिंबल्स और प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए। रॉयल फ्लैग की जगह ट्राई कलर फ्लैग अडॉप्ट किया गया। नेशनल असेंबली बनाई गई। नेशनल हिम्स कंपोज हुए। ओथ्स लिए गए। मार्टर्स को ऑनर किया गया। पार्ट 5, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। रेवोल्यूशन के बाद फ्रांस में कई रिफॉर्म्स आए। यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए, इंटरनल कस्टम्स ड्यूटीज रिमूव किए गए, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स अडॉप्ट किए गए, रीजनल डायलेक्ट्स डिस्करेज किए गए, पेरिस वाली फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। इससे पूरे फ्रांस में एक यूनिटी डेवलप हुई। पार्ट 6, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रेंच रेवोल्यूशन की न्यूज़ जब यूरोप के दूसरे कंट्रीज तक पहुंची, तो स्टूडेंट्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास बहुत इंस्पायर्ड हुए। उन्होंने जैकबिन क्लब्स बनाना स्टार्ट किया। फ्रेंच आर्मीज भी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक पहुंच गई और नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होने लगा। पार्ट 7, नेपोलियन एंड हिज रिफॉर्म्स। अब एंट्री होती है नेपोलियन बोनापार्ट की। नेपोलियन ने मॉनार्की वापस ला दी, लेकिन उसने कई रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स कंटिन्यू रखे। सबसे फेमस रिफॉर्म था नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। इस कोड ने बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस खत्म किए, इक्वालिटी बिफोर लॉ एस्टैब्लिश की, राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर किया। नेपोलियन ने फ्यूडल सिस्टम ही अबॉलिश किया और पेजेंट्स को फ्रीडम दी। पार्ट 8, बेनिफिट्स ऑफ नेपोलियनिक रूल। नेपोलियन के रिफॉर्म से बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर्स को काफ़ी बेनिफिट्स मिले। कॉमन करेंसी, यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, बेटर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इन सब से ट्रेड और बिजनेस ईजी हो गया। पार्ट 9, नेगेटिव साइड ऑफ फ्रेंच रूल। लेकिन सब जगह लोग फ्रेंच रूल से खुश नहीं थे। इनिशियली लोग फ्रेंच आर्मीज को लिबरेटर समझते थे, बट लेटर प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। हैवी टैक्सेशन, सेंसरशिप, फोर्स्ड मिलिट्री रिक्रूटमेंट। लोगों को लगा कि पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रही। पार्ट 10, इंपॉर्टेंट इमेजेस एक्सप्लेनेशन। बुक में कुछ इंपॉर्टेंट इमेजेस भी दी गई हैं। फिग 2, जर्मन एल्मनैक। इस इमेज में बस्टिल के अटैक को फ्रीडम का सिंबल दिखाया गया है। मैसेज था, पीपल मस्ट सीज देयर ओन फ्रीडम। फिग 4, ट्री ऑफ लिबर्टी। यहाँ फ्रेंच सोल्जर्स को अप्रेसर्स के रूप में दिखाया गया है। फिग 5, नेपोलियन आफ्टर लाइप्जिग। इस कार्टून में नेपोलियन को डिफीटेड पोस्टमैन की तरह शो किया गया है, आफ्टर बैटल ऑफ लाइप्जिग 1813। कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने दुनिया को एक नया आइडिया दिया, नेशन बिलोंग्स टू द पीपल। इसी रेवोल्यूशन ने नेशनलिज्म की फाउंडेशन रखी और पूरे यूरोप में फ्रीडम और यूनिटी मूवमेंट्स को इंस्पायर किया। If you enjoyed this video, then don't forget to like, comment, share with friends, and subscribe to Cuckoo Classes. मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। यूरोप बिफोर नेशनलिज्म। मिड 18th सेंचुरी यूरोप में आज की तरह नेशन स्टेट्स नहीं थे। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड अलग अलग किंगडम्स, डचीज और कैंटोन्स में डिवाइडेड थे। हर रीजन का अपना रूलर था और लोग अपने आप को एक यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं समझते थे। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज रूल करती थी। डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स और लैंग्वेजेस होने की वजह से यूनिटी का फीलिंग डेवलप नहीं हो पा रहा था। द हैब्सबर्ग एम्पायर सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। हैब्सबर्ग एम्पायर, यह एम्पायर ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल करता था और यह एक पैचवर्क था डिफरेंट पीपल्स और रीजन्स का। यहाँ जर्मन्स, इटालियंस, मैग्यार्स, पोल्स, स्लोवैक्स, क्रोआट्स, स्लोवीन्स और रोमान्स जैसे ग्रुप्स रहते थे। सबकी लैंग्वेज और कल्चर अलग थी,
इनको सिर्फ एक चीज जोड़ती थी, एम्परर के प्रति लॉयल्टी। द डोमिनेंस ऑफ एरिस्टोक्रेसी। सोशली और पॉलिटिकली यूरोप में एरिस्टोक्रेसी सबसे पावरफुल क्लास थी। ये वेल्थी लैंडलॉर्ड्स कंट्रीसाइड में ह्यूज एस्टेट्स ओन करते थे और सिटीज में लग्जरियस हाउसेज में रहते थे। डिप्लोमेसी और हाई सोसाइटी में फ्रेंच लैंग्वेज यूज होती थी, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन पेजेंट्स की थी। वेस्टर्न यूरोप में टेनेंट्स और स्मॉल फार्मर्स थे, जबकि ईस्टर्न यूरोप में सर्फडम सिस्टम था। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड न्यू मिडिल क्लास। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने यूरोप को कंप्लीटली चेंज कर दिया। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ और लेटर फ्रांस और जर्मन स्टेट्स तक स्प्रेड हुआ। इसके साथ नए सोशल ग्रुप्स इमर्ज हुए, वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। एजुकेटेड मिडिल क्लास ने नेशनलिज्म और नेशनल यूनिटी के आइडियाज़ को सपोर्ट किया। लिबरल नेशनलिज्म। अब बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म की। The word liberalism comes from the Latin word liber, meaning free. Liberalism का main idea था freedom for individuals, equality before law, representative government, constitution. French Revolution के बाद लोग autocracy और church privileges के against हो गए, लेकिन equality का मतलब universal voting rights नहीं था। Initially सिर्फ property owning men को voting rights मिले, women और poor men को political rights नहीं दिए गए। Economic nationalism। इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का मतलब था फ्री मार्केट और फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। जर्मन स्पीकिंग रीजन्स में बहुत प्रॉब्लम्स थी। एक मर्चेंट को गुड्स सेल करने के लिए मल्टीपल कस्टम्स बैरियर्स क्रॉस करने पड़ते थे। हर स्टेट की करेंसी और मेजरमेंट सिस्टम डिफरेंट था। इससे ट्रेड डिफिकल्ट और स्लो हो जाता था। सीन 7 ज़ोलवेराइन। 1834 में प्रूशिया ने एक कस्टम्स यूनियन क्रिएट किया जिसे ज़ोलवेराइन कहा गया। ज़ोलवेराइन इस यूनियन ने टैरिफ बैरियर्स हटा दिए और इकोनॉमिक यूनिटी को प्रमोट किया। रेलवे नेटवर्क्स ने भी मोबिलिटी और ट्रेड को बूस्ट किया। इकोनॉमिक नेशनलिज्म ने पॉलिटिकल नेशनलिज्म को और स्ट्रॉन्ग बना दिया। इंपॉर्टेंट डेट्स। अब क्विकली इंपॉर्टेंट डेट्स रिवाइज करते हैं। 1797 नेपोलियन इन्वेड्स इटली। 1815 Vienna settlement. 1821 Greek War of Independence. 1848 Revolutions in Europe. 1859 to 1870 Unification of Italy. 1866 to 1871 Unification of Germany. 1905 Rise of Slav nationalism. Conclusion. So students, nationalism Europe में suddenly नहीं आया. Industrialization, liberal ideas, economic unity और middle class movements ने मिलकर nation state का concept develop किया। यही movements later Germany और Italy की unification का base बन। A new conservatism after 1815. 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट की defeat के बाद यूरोप के रूलर्स बहुत डर गए थे। उन्हें लगता था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन और नेपोलियन की वजह से लोग फ्रीडम और इक्वालिटी की डिमांड करने लगे हैं। इसलिए यूरोप के किंग्स और रूलर्स ने डिसाइड किया कि पुरानी ट्रेडिशनल सिस्टम को दोबारा स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। इस थिंकिंग को कहा गया कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे कि सोसाइटी के ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को प्रिजर्व करना चाहिए, जैसे मॉनार्की, चर्च, सोशल हायरार्की, प्रॉपर्टी राइट्स, फैमिली सिस्टम। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह थी कि कंजर्वेटिव्स कंप्लीटली ओल्ड सिस्टम में वापस नहीं जाना चाहते थे। उन्होंने रियलाइज किया कि नेपोलियन के कुछ रिफॉर्म्स यूजफुल थे। फॉर एग्जाम्पल, मॉडर्न आर्मी, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, एंड ऑफ फ्यूडलिज्म। ये सब मॉनार्की को और पावरफुल बना सकते थे। कांग्रेस ऑफ वियना 1815। नेपोलियन को डिफीट करने के बाद यूरोप की मेजर पावर्स एक मीटिंग के लिए वियना सिटी में मिली। इस मीटिंग को कहा गया कांग्रेस ऑफ वियना। इस कांग्रेस में मेनली ये कंट्रीज थी ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, एटी, और इसका लीडर था ड्यूक मेटरनिक, ऑस्ट्रिया का चांसलर। इन लीडर्स ने मिलकर बनाया ट्रीटी ऑफ वियना 1815। इस ट्रीटी का मेन ऑब्जेक्टिव था यूरोप में ओल्ड कंजर्वेटिव ऑर्डर को रिस्टोर करना। चेंजेस मेड बाय ट्रीटी ऑफ वियना। ट्रीटी के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए। बर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में वापस लाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम बर्बन किंग्स हटा दिए गए थे। फ्रांस से कॉन्कर्ड टेरिटोरीज छीन लिए गए। फ्रांस के अराउंड स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बनाए गए।
ताकि फ्यूचर में फ्रांस एक्सपैंड ना कर सके। एग्जाम्पल्स: नॉर्थ में नेदरलैंड्स क्रिएट किया गया, साउथ में जेनोवा को पीडमॉन्ट में ऐड किया गया, प्रशा को वेस्टर्न टेरिटोरीज दिए गए, ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल मिला, रशिया को पोलैंड का कुछ पार्ट मिला। मेन एम सिंपल था, मॉनर्की को रिस्टोर करना, रेवोल्यूशन और नेशनलिज्म को कंट्रोल करना। पार्ट 4, कंजर्वेटिव रेजीम्स। 1815 के बाद यूरोप के रूलर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। ये गवर्नमेंट्स ऑटोक्रेटिक थी, फ्रीडम अलाउ नहीं करती थी, क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करती थी। यूरोप आफ्टर 1815। 1815 के बाद यूरोप में रूलर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे। नेपोलियन की डिफीट के बाद कंजर्वेटिव गवर्नमेंट्स ने फ्रीडम और लिबरल आइडियाज़ को सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। रिप्रेशन के फियर की वजह से बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड चले गए। डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज में सीक्रेट सोसाइटीज बनने लगी, जहां रेवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग दी जाती थी और फ्रीडम के आइडियाज़ स्प्रेड किए जाते थे। उस टाइम रेवोल्यूशनरी होने का मतलब था मॉनर्की के अगेंस्ट स्ट्रगल करना और लिबर्टी और फ्रीडम के लिए फाइट करना। जिसेप्पे मज़ीनी। अब बात करते हैं फेमस इटालियन रेवोल्यूशनरी के बारे में। मज़ीनी का जन्म 1805 में हुआ था। यंग एज में ही वो सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी का मेंबर बन गया। 1831 में रेवोल्यूशन अटेम्प्ट करने की वजह से उसे एग्जाइल भेज दिया गया, लेकिन मज़ीनी रुकने वाला नहीं था। उसने 2 इंपॉर्टेंट अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, यंग इटली इन मार्सेज, यंग यूरोप इन बर्न। इन सोसाइटीज में पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट्स के यंग रेवोल्यूशनरीज मेंबर्स थे। मज़ीनी विजन। मज़ीनी बिलीव करता था कि नेशंस ही मैनकाइंड की नेचुरल यूनिट्स है। उसका ड्रीम था कि इटली एक यूनाइटेड रिपब्लिक बने, ना कि स्मॉल स्टेट्स और किंगडम्स का पैचवर्क। यूनाइटेड इटली ही ट्रू लिबर्टी और फ्रीडम का बेस बन सकता है। उसके आइडियाज से इंस्पायर होकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी सीक्रेट सोसाइटीज एस्टैब्लिश हुई। फियर अमंग कंजर्वेटिव्स। मज़ीनी के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आइडियाज और मोनार्की के ऑपोजिशन से कंजर्वेटिव्स बहुत डर गए थे। ऑस्ट्रियन चांसलर ने मज़ीनी को द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर कहा था। कंक्लूजन। सो स्टूडेंट्स, रेवोल्यूशनरीज ने यूरोप में नेशनलिज्म और फ्रीडम के आइडियाज स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जुज़ेप्पे मज़ीनी जैसे लीडर्स ने यूनाइटेड नेशन स्टेट्स का ड्रीम दिया, जो लेटर यूरोप के हिस्ट्री को कंप्लीटली चेंज कर दिया। 1815 के बाद यूरोप में कंजर्वेटिव रूलर्स अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की आइडियाज रैपिडली स्प्रेड हो रही थी। लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इक्वल राइट्स, और नेशनलिज्म का मतलब था पीपल यूनाइटेड बाय कॉमन कल्चर एंड आइडेंटिटी। इसी वजह से यूरोप के कई रीजन्स में रेवोल्यूशंस शुरू हो गए, स्पेशली इटली, जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड और ऑटोमन एम्पायर के प्रोविंसेस में। ये रेवोल्यूशंस मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने लीड किए। इनमें शामिल थे प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लास मेंबर्स। ये लोग मोनार्की और कंजर्वेटिव रूल के अगेंस्ट थे। इनका गोल था फ्रीडम और नेशन स्टेट बनाना। Who led the revolutions? ये रेवोल्यूशंस मेनली एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोगों ने लीड किए। इनमें शामिल थे प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लास मेंबर्स। ये लोग मोनार्की और कंजर्वेटिव रूल के अगेंस्ट थे। इनका गोल था फ्रीडम और नेशन स्टेट बनाना। जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस 1830 सबसे पहला मेजर रेवोल्यूशन फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ। बर्बन किंग्स जो 1815 के बाद पावर में आए थे, उन्हें लिबरल रेवोल्यूशनरीज ने ओवरथ्रो कर दिया। उसके बाद फ्रांस में एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टैब्लिश हुई और लुई फिलिप को किंग बनाया गया। ऑस्ट्रियन लीडर मेटरनिक ने कहा था, When France sneezes, the rest of Europe catches cold. इसका मीनिंग था फ्रांस में रेवोल्यूशन होने का इफेक्ट पूरे यूरोप पर पड़ता था। बेल्जियम रेवोल्यूशन, फ्रांस की जुलाई रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट बेल्जियम पर भी पड़ा। ब्रसल्स में अपराइजिंग हुआ और फाइनली बेल्जियम ने यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड्स से अलग होकर इंडिपेंडेंस गेन कर ली। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यूरोप में नेशनलिस्ट फीलिंग्स को और स्ट्रांग बनाने वाला एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस 15th सेंचुरी से ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। 1821 में ग्रीक्स ने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट किया। ग्रीक नेशनलिस्ट को सपोर्ट मिला,
एग्जाइल ग्रीक से और मैनी वेस्ट यूरोपियन से। यूरोप के पोइट्स और आर्टिस्ट्स ग्रीस को क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन मानते थे। फेमस इंग्लिश पोइट लॉर्ड बायरन ने फंड्स कलेक्ट किए और खुद वॉर फाइट करने ग्रीस गए। अनफॉर्चुनेटली 1896 में फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई। फाइनली 1833 के ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रीस को इंडिपेंडेंट नेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। 19th सेंचुरी यूरोप में नेशनलिज्म सिर्फ वॉर्स और किंगडम्स की वजह से नहीं बढ़ा, कल्चर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। राइटर्स, पोएट्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स लोगों के अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते थे। इस मूवमेंट को कहा गया रोमांटिसिज्म। जोहान गॉटफ्रीड हर्डर जैसे थिंकर्स बिलीव करते थे कि किसी नेशन की रियल स्पिरिट ऑर्डिनरी पीपल के कल्चर में होती है। उन्होंने कहा फोक सॉन्ग्स, फोक डांसेस, फोक पोएट्री ये सब एक नेशन की सोल को रिप्रेजेंट करते हैं। जर्मन लैंग्वेज में इसे वॉक्सगाइस्ट कहा गया, मीनिंग स्पिरिट ऑफ द नेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ फोक कल्चर। रोमांटिक थिंकर्स लोकल लैंग्वेज और फोकलोर को प्रिजर्व करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि यूरोप के ज्यादा लोग इलिटरेट थे। अगर नेशनलिज्म को स्प्रेड करना था तो कॉमन पीपल की लैंग्वेज और कल्चर यूज करना जरूरी था। इसी वजह से फोक ट्रेडिशंस को कलेक्ट और रिकॉर्ड किया गया। पोलैंड एंड नेशनलिज्म। पोलैंड नेशनलिज्म का एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल था। 18th सेंचुरी के एंड में पोलैंड को डिवाइड कर दिया गया बाय रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। पोलैंड इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं रहा, लेकिन नेशनल फीलिंग स्टिल अलाइव रही थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। कैरोल कुरपिंस्की ने अपनी ऑपराज और म्यूजिक के थ्रू नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया। ट्रेडिशनल डांसेस लाइक पोलनेस, मजूरका नेशनलिस्ट सिंबल्स बन गए। लैंग्वेज एज रेजिस्टेंस। रशियन रूलर्स ने पोलिश लैंग्वेज को स्कूल से रिमूव कर दिया और रशियन लैंग्वेज फोर्सफुली इंपोज की। 1831 में पोलिश पीपल ने रशियन रूल के अगेंस्ट रिबेलियन किया। ऑल्दो रिबेलियन फेल हो गया, लेकिन पोलिश क्लर्जी ने लैंग्वेज को रेजिस्टेंस का वेपन बना दिया। चर्च गैदरिंग्स और रिलीजियस टीचिंग्स पोलिश लैंग्वेज में होने लगे। रशियन अथॉरिटीज ने कई प्रीस्ट्स और बिशप्स को जेल भेज दिया या साइबेरिया एग्जाइल कर दिया। इसलिए पोलिश लैंग्वेज फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल बन गई। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830s यूरोप के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस का पीरियड था। पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज हो रही थी। प्रॉब्लम्स क्या थी? जॉब्स कम थे, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा था, रूरल पीपल सिटीज में माइग्रेट कर रहे थे, स्लम्स ओवरक्राउडेड हो रहे थे। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन एडवांस था, इसलिए चीप मशीन मेड गुड्स यूरोप में आ रहे थे। इससे लोकल स्मॉल प्रोड्यूसर्स और वीवर्स को ह्यूज लॉस हुआ। सिलेजियन वीवर्स रिवोल्ट 1845। 1845 में सिलेजिया के वीवर्स ने रिवोल्ट स्टार्ट किया। कॉन्ट्रैक्टर्स रॉ मटेरियल देते थे और फिनिश्ड क्लॉथ लेते थे, बट वेजेस बहुत कम कर दिए गए। जर्नलिस्ट विलहेल्म वोल्फ ने वर्कर्स की मिजरी डिस्क्राइब की। 4 जून को वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर के मैंशन के बाहर प्रोटेस्ट करने आए और हायर वेजेस डिमांड की, लेकिन उनको इंसल्ट और थ्रेट्स मिले। गुस्से में वर्कर्स ने विंडोज तोड़ दिए, फर्नीचर डिस्ट्रॉय कर दिया, क्लॉथ सप्लाईज लूट लिए। बाद में आर्मी बुलाई गई और फायरिंग हुई। 11 वीवर्स मारे गए। ये रिवोल्ट वर्कर्स की सफरिंग और एक्सप्लॉयटेशन को शो करता है। The Age of Revolutions 1830 to 1848 को विस्तार से समझेंगे। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के शासकों ने पुरानी राजशाही व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद के विचार लोगों के मन से समाप्त नहीं हुए। 1830 से 1848 के बीच पूरे यूरोप में कई क्रांतियां हुईं, जिन्होंने आधुनिक राष्ट्रवाद और लोकतंत्र की नींव रखी। जुलाई रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस 1830। 1830 की पहली बड़ी क्रांति फ्रांस में हुई। 1815 के बाद फ्रांस में बोर्बन डायनेस्टी की पुनर्स्थापना हुई। राजा चार्ल्स एक्स ने निरंकुश नीतियां अपनाई। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई, संसद की शक्तियां कम की, केवल अमीर लोगों को राजनीतिक अधिकार दिए। इन नीतियों के खिलाफ जनता में असंतोष बढ़ता गया। जुलाई 1830 रेवोल्यूशन। जुलाई 1830 में पेरिस की सड़कों पर जनता उतर आई। छात्रों, मजदूरों और मध्यम वर्ग ने विरोध प्रदर्शन किए। जगह जगह बैरिकेड्स बनाए गए। कई दिनों तक संघर्ष चला। अंततः
चार्ल्स टेंथ को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। उनकी जगह लुई फिलिप को सिटीजन किंग बनाया गया। इंपॉर्टेंस ये क्रांति केवल फ्रांस तक सीमित नहीं रही। ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिक ने कहा था, "When France sneezes, the rest of Europe catches cold." अर्थात फ्रांस में होने वाली घटनाओं का प्रभाव पूरे यूरोप पर पड़ता था। इम्पैक्ट ऑन बेल्जियम। ब्रसल्स में विद्रोह शुरू हुआ। बेल्जियम ने नेदरलैंड से अलग होने की मांग की। 1831 में बेल्जियम एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। इस घटना ने यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद को प्रेरित किया। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का सबसे प्रेरणादायक उदाहरण ग्रीस था। 15वीं शताब्दी से ग्रीस ऑटोमन एम्पायर के अधीन था। ग्रीक लोग अपनी संस्कृति, भाषा और इतिहास पर गर्व करते थे और स्वतंत्र होना चाहते थे। राइज ऑफ नेशनलिज्म। ग्रीक नेशनलिस्ट्स ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष शुरू किया। उन्हें समर्थन मिला विदेशों में रहने वाले ग्रीक से, यूरोप के शिक्षित वर्ग से, कलाकारों, कवियों और बुद्धिजीवियों से। यूरोप के लोग ग्रीस को यूरोपियन सिविलाइजेशन का जन्मस्थान मानते थे। लॉर्ड बायरन्स कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्र किया, लोगों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया, स्वयं युद्ध में भाग लिया। उनकी मृत्यु भी इसी संघर्ष के दौरान हुई। रिजल्ट, लगातार संघर्ष के बाद ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1843 द्वारा ग्रीस को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिल गई। यह राष्ट्रवाद की एक बड़ी सफलता थी। रोमांटिसिज्म एंड नेशनलिज्म। रोमांटिसिज्म एक सांस्कृतिक आंदोलन था जिसने राष्ट्रवाद को मजबूत किया। यह आंदोलन एनलाइटनमेंट के तर्क और विज्ञान पर अत्यधिक जोर का विरोध करता था। Main features: Romantic thinkers believed emotions are more important than logic. National culture creates national identity. Folk traditions preserve the soul of a nation. Johann Gottfried Herder, German philosopher. Herder का मानना था कि folk songs, folk tales, folk dances, local traditions किसी राष्ट्र की वास्तविक आत्मा को व्यक्त करते हैं। इसलिए उन्होंने स्थानीय भाषाओं और लोक संस्कृति को बढ़ावा दिया। Importance: Romanticism helped people rediscover their history, feel proud of their culture, develop nationalist feelings. इस प्रकार Romanticism राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। Role of language in developing nationalism. Language became one of the strongest symbols of nationalism. Poland's situation. 8वीं शताब्दी के अंत में पोलैंड को 3 शक्तियों ने बांट लिया: रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया। पोलैंड स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में समाप्त हो गया। फिर भी पोलिश लोगों की राष्ट्रीय भावना जीवित रही। कैरोल कर्पिंस्की, उन्होंने संगीत और ओपेरा के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। पोलोनेज और माजुर्का जैसे लोक नृत्य राष्ट्रीय प्रतीक बन गए। रशियन सप्रेशन। रशिया वांटेड टू डिस्ट्रॉय पोलिश आइडेंटिटी, इसलिए पोलिश लैंग्वेज स्कूल से हटा दी गई, रशियन लैंग्वेज लागू कर दी गई। रेजिस्टेंस थ्रू लैंग्वेज. Polish priests and bishops continued using Polish language. Churches became centers of national resistance. Many religious leaders were imprisoned, exiled to Siberia. Polish language became a symbol of freedom and resistance. Hunger, hardship, and popular revolt. 1830s और 1840 यूरोप के लिए आर्थिक संकट के वर्ष थे। Population explosion. 19वीं शताब्दी के पहले भाग में जनसंख्या तेजी से बढ़ी। Result: jobs became scarce. Unemployment increased. Urban problems: गांवों से लोग शहरों की ओर आने लगे। Consequences: overcrowded slums, poor sanitation, disease outbreaks, industrial competition. इंग्लैंड के कारखानों में बने सस्ते सामान यूरोप के बाजारों में आने लगे। इससे छोटे कारीगर और स्थानीय उत्पादक प्रभावित हुए। Problems of peasants. कई क्षेत्रों में सामंती व्यवस्था अभी भी मौजूद थी। Peasants had to pay taxes, feudal dues, forced labor obligations, food crisis. Bad harvests led to food shortages, rising food prices, starvation. गरीबी और असंतोष तेजी से बढ़ने लगा। Revolution of 1848 in France. 1848 यूरोप के लिए एक revolutionary year था। फ्रांस में food shortages और unemployment बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कॉमन पीपल को रोटी और जॉब्स दोनों की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी।
पेरिस के लोग अपनी प्रॉब्लम से परेशान होकर स्ट्रीट्स पर आ गए। उन्होंने सिटी में बैरिकेड्स बना दिए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि किंग लुई फिलिप को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। उसके बाद एक नेशनल असेंबली बनाई गई और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया। न्यू गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए। 21 साल से ऊपर के सभी अडल्ट मेल्स को वोटिंग राइट्स दिए गए। राइट टू वर्क को गारंटी किया गया। अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नेशनल वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश किए गए जहां उन्हें जॉब्स मिल सकें। ये डेमोक्रेसी की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप था। सिलेजियन वीवर्स रिवोल्ट 1845। अब बात करते हैं 1845 के सिलेजियन वीवर्स रिवोल्ट की। सिलेजिया के वीवर्स कॉटन टेक्सटाइल्स बनाते थे। कॉन्ट्रैक्टर्स उन्हें रॉ मटेरियल देते थे और फिनिश्ड क्लॉथ बनवाने के ऑर्डर्स देते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्ट्रैक्टर्स वर्कर्स को बहुत कम वेजेस देते थे। वर्कर्स की कंडीशन बहुत पुअर हो चुकी थी। जर्मन जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ ने लिखा कि लगभग 18,000 लोग कॉटन वीविंग पर डिपेंड करते थे और उनकी पॉवर्टी एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी थी। प्रोटेस्ट बिगिंस 4 जून 1845 को दोपहर 2 बजे बहुत सारे वीवर्स अपने घरों से निकले। They marched peacefully towards the contractor's mansion. उनकी डिमांड सिंपल थी, higher wages and fair payment. लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें थ्रेटन किया और इंसल्ट किया। इससे वर्कर्स और ज़्यादा एंग्री हो गए। कुछ वीवर्स कॉन्ट्रैक्टर के हाउस में घुस गए और फर्नीचर, विंडोज़ और अदर प्रॉपर्टी को डैमेज कर दिया। दूसरे ग्रुप ने स्टोर हाउस में रखा क्लॉथ डिस्ट्रॉय कर दिया। कॉन्ट्रैक्टर अपनी फैमिली के साथ नियर बाय विलेज भाग गया। ट्रैजिक एंड 24 आवर्स बाद कॉन्ट्रैक्टर आर्मी के साथ वापस आया। आर्मी और वीवर्स के बीच कॉन्फ्रंटेशन हुआ। इस क्लैश में 11 वीवर्स को गोली मार दी गई। ये इंसिडेंट वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल का सिंबल बन गया। Conclusion. The period between 1830 and 1848 was one of the most important phases in European history. Key events: July Revolution of France, 1830, Independence of Belgium, Greek War of Independence, Rise of Romantic Nationalism, Polish language movement, economic hardships and popular revolts, Revolution of 1848. These movements transformed Europe and paved the way for modern nation-states, democracy, and national identity. What happened in 1848? 1848 में यूरोप के कई देशों में गरीब लोग, वर्कर्स और पेजेंट्स अपने अधिकारों के लिए रिवॉल्ट कर रहे थे। इसी समय एजुकेटेड मिडिल क्लास लिबरल्स ने भी एक बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट की शुरुआत की। फ्रांस में फरवरी 1843 की रेवोल्यूशन के बाद किंग को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी और एक रिपब्लिक एस्टैब्लिश की गई, जहां यूनिवर्सल मेल सफरेज यानी सभी अडल्ट मेल्स को वोट देने का अधिकार मिला। लिबरल मिडिल क्लास डिमांड्स: जर्मनी, इटली, पोलैंड और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसे रीजन्स में लिबरल मिडिल क्लास लोगों ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, नेशनल यूनिफिकेशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, पार्लियामेंट्री सिस्टम। उनका सपना था एक यूनाइटेड नेशन स्टेट बनाना जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर काम करे। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट: जर्मन स्टेट्स के प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और आर्टिसान्स ने फ्रैंकफर्ट सिटी में एक नेशनल असेंबली बुलाई। 18 मई 1848 को 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा हुए और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का गठन हुआ। उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट की और प्रशिया के किंग फ्रीडरिक विल्हेल्म फोर्थ को जर्मन एम्पायर का क्राउन ऑफर किया, लेकिन किंग ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दिया और दूसरे मोनार्क्स के साथ मिलकर पार्लियामेंट का विरोध किया। Why did the Frankfurt Parliament fail? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट की फेलियर के कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे। एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का ऑपोजिशन, पार्लियामेंट में मिडिल क्लास का डोमिनेशन, वर्कर्स और आर्टिसान्स की डिमांड्स को इग्नोर करना, पब्लिक सपोर्ट धीरे धीरे कम होना। आखिर में मिलिट्री ट्रूप्स बुलाए गए और पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया गया। रोल ऑफ वुमेन: 1848 की लिबरल मूवमेंट में वुमेन ने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वुमेन ने
पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, न्यूज़पेपर्स पब्लिश किए, मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में पार्टिसिपेट किया। लेकिन उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन हुई, वुमेन को सिर्फ विजिटर्स गैलरी में ऑब्जर्वर के रूप में खड़े रहने की परमिशन मिली। इम्पैक्ट ऑफ द रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन तुरंत सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। मॉनार्क समझ गए कि रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है। इसके बाद सर्फडम और बॉन्डेड लेबर को अबॉलिश किया गया। हैब्सबर्ग एम्पायर और रशिया में रिफॉर्म्स आए। 1867 में हंगेरियंस को ज़्यादा ऑटोनॉमी दी गई। ये डेवलपमेंट्स यूरोप में डेमोक्रेसी और नेशनलिज्म की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई। वेलकम बैक टू कुकू क्लासेस। यूरोप आफ्टर 1848। 1848 के बाद यूरोप में नेशनलिज्म का मीनिंग काफ़ी चेंज हो गया था। पहले नेशनलिज्म डेमोक्रेसी और रेवोल्यूशन से जुड़ा हुआ था। लोग फ्रीडम और इक्वल राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन 1848 के बाद कंजर्वेटिव रूलर्स ने नेशनलिज्म का यूज़ अपनी स्टेट पावर बढ़ाने और यूरोप में पॉलिटिकल डोमिनेंस इस्टेब्लिश करने के लिए करना शुरू कर दिया। जर्मनी और इटली की यूनिफिकेशन इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जर्मनी बिफोर यूनिफिकेशन। उस समय जर्मनी एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। जर्मनी कई छोटे छोटे स्टेट्स और किंगडम्स में डिवाइडेड था, जिसे जर्मन कन्फेडरेशन कहा जाता था। 1848 में मिडिल क्लास जर्मन्स ने जर्मनी के अलग अलग रीजन्स को यूनाइट करके एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की। उनका एम था कि जर्मनी में एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो। लेकिन ये लिबरल मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं हो सकी। Why did the liberal movement fail? जर्मनी के रूलर्स और मिलिट्री डेमोक्रेटिक आइडियाज के अगेंस्ट थी। प्रशिया के पावरफुल लैंड ओनर्स, जिन्हें जंकर्स कहा जाता था, उन्होंने भी इस मूवमेंट का विरोध किया। मॉनार्की, मिलिट्री और जंकर्स ने मिलकर इस लिबरल इनिशिएटिव को सप्रेस कर दिया। इसलिए 1848 की डेमोक्रेटिक यूनिफिकेशन मूवमेंट फेल हो गई। राइज ऑफ प्रशिया 1848 के बाद जर्मनी को यूनाइट करने की लीडरशिप प्रशिया ने अपने हाथ में ले ली। प्रशिया जर्मनी का सबसे पावरफुल स्टेट था। इस मूवमेंट को लीड करने वाले व्यक्ति थे ऑटो वॉन बिस्मार्क। बिस्मार्क प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे और उन्हें जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट माना जाता है। ऑटो वॉन बिस्मार्क एंड यूनिफिकेशन। बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट करने के लिए मिलिट्री पावर और ब्यूरोक्रेसी का यूज किया। उन्होंने डिप्लोमेसी और वॉर्स के कॉम्बिनेशन से जर्मनी को एक नेशन बनाया। बिस्मार्क के लीडरशिप में प्रशिया ने सिर्फ 7 सालों में 3 इंपॉर्टेंट वॉर्स लड़े। डबल वॉर विथ डेनमार्क, डबल वॉर विथ ऑस्ट्रिया, डबल वॉर विथ फ्रांस। हर वॉर में प्रशिया विक्टोरियस रहा। इन विक्ट्रीज ने जर्मनी की यूनिफिकेशन का रास्ता साफ कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ जर्मन एम्पायर। 18 जनवरी 1871 को फ्रांस के फेमस पैलेस ऑफ वर्साइज के हॉल ऑफ मिरर्स में एक हिस्टोरिक सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई। इस सेरेमनी में जर्मन स्टेट्स के प्रिंसेस, मिलिट्री ऑफिसर्स और प्रशियन मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे। चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क भी वहां मौजूद थे। इसी सेरेमनी में प्रशिया के किंग विलियम को जर्मन एम्परर या काइजर डिक्लेयर किया गया। इस इवेंट के साथ जर्मनी ऑफिशियली एक यूनाइटेड नेशन स्टेट बन गया। इंपॉर्टेंस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन ने प्रशियन स्टेट पावर की स्ट्रेंथ को दिखाया। नई जर्मनी ने मॉडर्नाइजेशन पर स्पेशल फोकस दिया। गवर्नमेंट ने करेंसी सिस्टम को मॉडर्न बनाया, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया, लीगल सिस्टम को स्ट्रेंथन किया, जुडिशल सिस्टम को डेवलप किया। प्रशिया के एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स पूरे जर्मनी के लिए मॉडल बन गए। कंक्लूजन, जर्मनी की यूनिफिकेशन डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं, बल्कि मिलिट्री पावर और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के थ्रू हुई। ऑटो वॉन बिस्मार्क ने प्रशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जर्मनी को यूनाइट किया। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ विक्ट्रीज ने जर्मनी को एक पावरफुल नेशन स्टेट बना दिया। इसी वजह से बिस्मार्क को जर्मन यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। Remember these important points. Otto von Bismarck, architect of German unification. Junkers, large landowners of Prussia. 3 wars, Denmark, Austria, France. German Empire proclaimed, 18 January 1871. Italy, before unification. दोस्तों, जर्मनी की तरह इटली भी 19th सेंचुरी के मध्य तक एक यूनाइटेड कंट्री नहीं था। इटली 7 डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइडेड था।
नॉर्दर्न इटली ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग रूलर्स के कंट्रोल में था। सेंट्रल इटली पर पोप का रूल था। सदर्न इटली बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन के कंट्रोल में था। सिर्फ सार्डिनिया पीडमोंट एक इटालियन प्रिंसली हाउस के अंदर था। उस समय इटालियन लैंग्वेज भी एक कॉमन फॉर्म में नहीं थी। हर रीजन की अपनी लोकल डायलेक्ट थी। जुसेप्पी मैत्सिनी एंड यंग इटली 1830 में जुसेप्पी मैत्सिनी ने एक यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक का ड्रीम देखा। ने यंग इटली नाम की सीक्रेट सोसाइटी बनाई। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था इटली के लोगों में नेशनलिज्म स्प्रेड करना और इटली को यूनाइट करना। लेकिन 1831 और 1848 के रेवोल्यूशंस फेल हो गए। रोल ऑफ विक्टर इमैनुएल II एंड कवोर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स के फेल होने के बाद इटली को यूनाइट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सार्डिनिया पिएडमोंट ने ली। किंग विक्टर इमैनुएल II को यूनाइटेड इटली का लीडर माना गया। कि चीफ मिनिस्टर काउंट कवोर ने इटली की यूनिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक रेवोल्यूशनरी नहीं थे बल्कि एक स्किल्ड डिप्लोमैट थे। उन्होंने फ्रांस के साथ अलायंस बनाया और 1859 में ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया। जुसेप्पे गैरिबाल्डी's कंट्रीब्यूशन इटली की यूनिफिकेशन में एक और ग्रेट लीडर थे। जुसेप्पे गैरिबाल्डी ने आर्म्ड वॉलंटियर्स की आर्मी के साथ साउथ इटली और किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज पर मार्च किया। उन्होंने लोकल पेजेंट्स का सपोर्ट जीता और स्पेनिश रूलर्स को वहां से हटा दिया। गैरिबाल्डी की मिलिट्री कैंपेन्स ने इटली के यूनिफिकेशन को स्पीड अप कर दिया। बर्थ ऑफ यूनाइटेड इटली फाइनली 1861 में विक्टर इमैनुएल II को यूनाइटेड इटली का किंग डिक्लेयर किया गया। इस तरह इटली एक यूनाइटेड नेशन स्टेट बन गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय बहुत से पेजेंट्स को इटली के कॉन्सेप्ट के बारे में पता ही नहीं था। कुछ लोग तो लातालिया को विक्टर इमैनुएल की वाइफ समझते थे। यह दिखाता है कि नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी एजुकेटेड क्लासेस में ज़्यादा पॉपुलर थी, जबकि कॉमन पीपल तक ये आइडियाज़ अभी पूरी तरह नहीं पहुंचे थे। कंक्लूजन तो स्टूडेंट्स, इटली की यूनिफिकेशन में 3 लीडर्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। जुसेप्पे मैज़ीनी नेशनलिज्म का आइडिया दिया। काउंट कैवोर डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी यूज़ की। जुसेप्पे गैरिबाल्डी मिलिट्री कैंपेन्स के थ्रू साउथ इटली को यूनाइट किया। 1861 में इटली ऑफिशियली एक यूनाइटेड नेशन बन गया और यूरोपियन नेशनलिज्म का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल बना। ब्रिटेन नेशन स्टेट कैसे बना? Many scholars के अकॉर्डिंग ग्रेट ब्रिटेन नेशन स्टेट का बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन ब्रिटेन का नेशन स्टेट फॉर्मेशन किसी रेवोल्यूशन या सडन चेंज की वजह से नहीं हुआ था। ये एक लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस था जो कई सालों तक चला। 18th सेंचुरी से पहले कोई सिंगल ब्रिटिश नेशन नहीं थी। ब्रिटिश आइल्स में रहने वाले लोग अपनी एथनिक आइडेंटिटी से पहचाने जाते थे। इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट्स, आयरिश, इन सब की अपनी अलग कल्चर, लैंग्वेज और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थी। इंग्लैंड की ग्रोइंग पावर, जैसे जैसे इंग्लैंड वेल्थ, पावर और इम्पोर्टेंस में स्ट्रांग होता गया, उसने बाकी नेशंस पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू किया। 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट ने मॉनार्की से पावर ले ली और नेशन स्टेट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने ब्रिटेन को यूनाइट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन पास हुआ। इस एग्रीमेंट के थ्रू इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बने। लेकिन रियलिटी में इंग्लैंड का डोमिनेंस ज़्यादा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंग्लिश मेंबर्स का कंट्रोल था और स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी ग्रेजुअली सप्रेस होने लगी। स्कॉटलैंड पर रिप्रेशन, स्कॉटिश हाईलैंड्स में रहने वाले कैथोलिक क्लैंस जब भी इंडिपेंडेंस की डिमांड करते थे, उन्हें हार्श रिप्रेशन का सामना करना पड़ता था। स्कॉटिश हाईलैंडर्स को गैलिक लैंग्वेज बोलने से रोका गया। ट्रेडिशनल स्कॉटिश ड्रेस पहनने से मना किया गया। कई लोगों को उनकी होमलैंड से फोर्सफुली हटा दिया गया। इस तरह स्कॉटलैंड की यूनिक कल्चर को वीकन किया गया। आयरलैंड की सिचुएशन, आयरलैंड भी कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में डिवाइडेड था। इंग्लैंड ने आयरिश प्रोटेस्टेंट्स को सपोर्ट किया और उनकी डोमिनेंस एस्टैब्लिश करने में हेल्प की। कैथोलिक रिवोल्ट्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्रेस कर दिया। 1798 में वुल्फ टाउन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन ने रिवोल्ट किया, लेकिन ये फेल हो गया। उसके बाद
1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में इंक्लूड कर लिया गया। फॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, एक न्यू ब्रिटिश नेशन क्रिएट करने के लिए इंग्लिश कल्चर को प्रमोट किया गया। इंपॉर्टेंट नेशनल सिंबल्स को पॉपुलर बनाया गया। गॉड कैप फॉर द यूनियन जैक, ब्रिटिश फ्लैग, गॉड सेव आवर नोबल किंग, नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज। इस प्रोसेस में स्कॉटलैंड और आयरलैंड की ट्रेडिशनल आइडेंटिटीज को सेकेंडरी पोजीशन पर रख दिया गया। कंक्लूजन, ब्रिटेन का नेशन स्टेट फॉर्मेशन एक यूनिक प्रोसेस था। ये किसी रेवोल्यूशन का रिजल्ट नहीं था, बल्कि इंग्लैंड के ग्रेजुअल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस का आउटकम था। इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को यूनाइट तो किया, लेकिन उनकी कल्चर्स और आइडेंटिटीज को काफ़ी हद तक सप्रेस भी किया। यही वजह है कि हिस्टोरियंस इसे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। हैव यू एवर थॉट कि किसी नेशन या कंट्री को एक फेस कैसे दिया जा सकता है? अ किंग कैन बी represented through a portrait or statue, but how can we represent an entire nation? Let's find out. What is visualizing the nation? 18th and 19th centuries में artists ने nation को represent करने के लिए एक unique idea निकाला. They started personifying the nation, meaning they represented the country as a human figure. Most nations were portrayed as female figures. ये female figure किसी real woman को represent नहीं करती थी, बल्कि nation के abstract idea को concrete form देती थी. This type of representation is called an allegory. What is an allegory? An allegory means expressing an abstract idea through a person or object. For example, liberty, freedom, represented by a woman with a red cap. Justice, represented by a blindfolded woman holding weighing scales. Similarly, nations were also represented through female allegories. Marianne, symbol of France. In France, the female allegory was called Marianne. Marianne was a popular Christian name and represented the idea of a people's nation. Her symbols included red cap, tricolor flag, cockade. Marianne's statues were placed in public squares to remind people about national unity. Her image was also printed on coins, postage stamps. Thus, Marianne became the national symbol of France. Germania, symbol of Germany. In Germany, the nation was represented by Germania. Germania became the allegory of the German nation. She wore a crown made of oak leaves because the German oak tree symbolized heroism and strength. Germania inspired people to unite and fight for a strong German nation. Important symbols and their meanings. 1. Broken chains, meaning freedom from slavery and oppression. 2. Breastplate with eagle, meaning strength and power of the German Empire. 3. Crown of oak leaves, meaning heroism and bravery. 4. Sword, meaning readiness to fight. 5. Olive branch around the sword, meaning willingness to maintain peace. 6. Black, red, and gold tricolor, meaning flag of the liberal nationalists of 1848. 7. Rays of the rising sun, meaning beginning of a new era and new hopes. Quick revision. Nation was represented through female figures. Such representation is called allegory. Marianne represented France. Germania represented Germany. Oak leaves symbolized heroism. Broken chains symbolized freedom. Rising sun symbolized a new beginning. What is nationalism and imperialism? 19th century के first half में nationalism freedom, democracy और liberal idea से जुड़ा हुआ था. But 19th century के last quarter तक nationalism का nature change हो गया. Nationalism became more aggressive and narrow-minded. Countries अपने national interests के लिए दूसरे nations के against competition और wars करने लगे. इसी period में European powers ने nationalism का use करके अपने imperialist goals को achieve किया. Imperialism का मतलब होता है किसी दूसरे country या region पर political और economic control establish करना. The Balkan region 1857 के बाद यूरोप में सबसे ज़्यादा टेंशन Balkans region में था. Balkans में आज के countries जैसे रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, मैसेडोनिया शामिल थे. यहाँ के लोगों को collectively Slavs कहा जाता था. Ottoman Empire and Balkan nationalism. Balkans का बड़ा हिस्सा Ottoman Empire के कंट्रोल में था. Romantic nationalism के ideas spread होने लगे और Ottoman Empire weak होता गया. Result? Different nationalities ने independence की demand करनी शुरू कर दी. एक एक करके कई Balkan nations Ottoman rule से अलग होकर independent होने लगे.
इन लोगों का मानना था कि वो पहले इंडिपेंडेंट थे और फॉरेन पावर्स ने उन्हें डोमिनेट कर लिया था। इसलिए उनका स्ट्रगल अपनी लॉस्ट इंडिपेंडेंस को वापस पाने के लिए था। हाय, व्हाई डिड बाल्कन्स बिकम एक्सप्लोसिव? जैसे जैसे डिफरेंट स्लाविक ग्रुप्स अपनी आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस डिफाइन करने लगे, बाल्कन्स कॉन्फ्लिक्ट जोन बन गया। हर बाल्कन स्टेट अपना टेरिटरी एक्सपैंड करना चाहता था। सब एक दूसरे से जेलस थे और दूसरों की लैंड पर क्लेम करते थे। इस वजह से रीजन में कंटिन्यूअस टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगे। बिग पावर राइवलरी इन बाल्कन्स। सिचुएशन और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गई क्योंकि मेजर यूरोपियन पावर्स भी बाल्कन्स में इंटरेस्टेड थी। इंपॉर्टेंट पावर्स थी रशिया, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रिया, हंगरी। इन सब कंट्रीज के बीच ट्रेड, कॉलोनीज, नेवल पावर और मिलिट्री स्ट्रेंथ को लेकर राइवलरी थी। हर पावर बाल्कन्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहती थी और दूसरी पावर्स को रोकना चाहती थी। रोड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बाल्कन्स में नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के कॉम्बिनेशन ने यूरोप को डेंजरस सिचुएशन में पहुंचा दिया। इस राइवलरी के कारण मल्टीपल वॉर्स हुए, पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़े और फाइनली 1914 में शुरू हुआ वर्ल्ड वॉर वन। नेशनलिज्म जब इंपीरियलिज्म के साथ जुड़ा तो यूरोप को एक बड़े डिजास्टर की तरफ ले गया। राइज ऑफ एंटी इंपीरियलिस्ट नेशनलिज्म। जब यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनीज बना रही थी तब एशिया और अफ्रीका के लोग भी जागने लगे। कॉलोनाइज्ड कंट्रीज ने इंपीरियल रूल के खिलाफ मूवमेंट्स शुरू किए। ये मूवमेंट्स भी नेशनलिस्ट थे क्योंकि लोग इंडिपेंडेंस चाहते थे, अपना नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, नेशनल यूनिटी को स्ट्रेंथन करना चाहते थे। हर कंट्री ने अपना अलग फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म डेवलप किया, लेकिन नेशन स्टेट का आइडिया पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। Conclusion. So students remember, nationalism initially freedom or democracy से linked था. Later nationalism aggressive और imperialist बन गया. Balkans यूरोप का most sensitive region बन गया. Big power rivalry ने conflicts को और बढ़ाया. ये tensions eventually First World War का reason बनी. Colonized countries ने भी nationalism के through independence movement start किए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कुकू क्लासेस जरूर करें।